Okay, students, Assalamu alaikum. Welcome to today's lecture. Uh, Today we are going to be doing week 3 of the syllabus. Let me flash the syllabus for you. Okay, so I hope you can see the syllabus now. Okay, week 1 में we covered all of these basic introduction to the computer and some we did some stuff about the binary logic which is used to represent the computations in the computer. ठीक है, ये सब फिर कुछ उसका पुरानी हिस्ट्री है that we didn't cover. ठीक है, in week 2 we covered the classification of computers with respect to their capability and size और इसी से related and essential parts of the computer. और इसी से रिलेटेड आई हैड रिलीज एन असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, जो कि ड्यू हो चुकी होगी या होने वाली होगी. ठीक है, सो इन वीक 3 वी आर गोइंग टू be focusing on these topics: computer software categories. ठीक है, and in your book Peter Norton, I think this thing is covered in chapter number, it is covered in chapter number 2, I believe. It's covered in chapter number लेसन 1B. ठीक है, इट इज कवर्ड इन लेसन नंबर 1B. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू बी डूइंग सम स्टफ फ्रॉम देयर. ठीक है, कंप्यूटर का बेसिकली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिस्टिंक्शन होती है. ठीक है, द पार्टिसिपेंट्स आर टू लो. ठीक है, ओनली मोहम्मद हसन हैज जॉइंड. आई डोंट नो व्हाई द अदर्स हैव नॉट जॉइंड. मे बी ग्रुप पे दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द लिंक. हालांकि मैं बता चुका हूँ कि लिंक जो है वो कॉमन है. ठीक है, द सेम लिंक इज यूज्ड एवरी वीक. नाउ आई कैन सी अ फ्यू मोर स्टूडेंट्स, दैट्स गुड. न्यू शेयर वाइट बोर्ड. ठीक है जनाब. ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है आज की क्लास. ठीक है, सो देर वेन एवर यू टॉक अबाउट अ कंप्यूटर, ठीक है, देर इज अ डिस्टिंक्शन. ठीक है, कंप्यूटर का नॉर्मल जो आपके पास एक मॉडल है, यू हैव अ आउटपुट डिवाइस सच एज अ मॉनिटर. ठीक है, यू हैव अ प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू नॉर्मली कहा जाता है. ठीक है, एंड यू हैव सम इनपुट डिवाइस विच मे बी अ कीबोर्ड और अ माउस. ठीक है, सो नॉर्मली ठीक है, नॉर्मली आपके पास ये चीज़ें होती हैं. आउटपुट डिवाइस कुड ऑल्सो बी अ प्रिंटर. ठीक है, तो नॉर्मली द मेन कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ दिस स्टफ. ठीक है, तो ये जो आपके पास टेंजेबल फिजिकल एसेट्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं या टच कर सकते हैं. ठीक है, टेंजेबल या फिजिकली यू कैन सी इट. ठीक है, इसको नॉर्मली कैटेगराइज किया जाता है एज हार्डवेयर. ठीक है, अक्सर ये टर्म्स आपने सुने भी होंगे एंड यू मस्ट बी फेमिलियर विद देम. ठीक है, तो जो कंप्यूटर का बेसिक आपके इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं, सर्किट बोर्ड्स हैं, ठीक है, या जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं. ठीक है, नॉर्मली दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, एंड देर आर सम इनटेंजिबल थिंग्स इनसाइड द कंप्यूटर. ठीक है, विच आर फिजिकली नॉट विजिबल. ठीक है, these components are termed as software. ठीक है, सॉफ्टवेयर बेसिकली आर इंस्ट्रक्शंस दैट डिफाइन के हार्डवेयर कैसे काम करेगा. ठीक, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर पे आज का हमारा फोकस है. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इज जस्ट द इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू द कंप्यूटर. ठीक है, जिसके ज़रिए से कंप्यूटर वुड नो कि किस तरह से चीज़ों को ऑपरेट करना है. फॉर एग्जांपल, कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर कुड बी. ठीक है, यू कुड हैव अ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर. ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर.
ठीक है, देन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डिवाइस ड्राइवर्स, दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर। ठीक है, देन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फर्मवेयर, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर। इन सबको हम देखते जाएंगे अभी इन अ लिटिल वाइल। ठीक है, देन यू कुड हैव firmware, device drivers, operating system, application level software. ठीक है, and this may include software such as Microsoft Word, ठीक है, PowerPoint, ठीक है, एंड एक्सेल, जो कि हमने अभी पिछले हफ्तों में इसके लैब कंपोनेंट में किए। ठीक है, दीज आर टर्म्ड एज एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब हम इनके दरमियान के डिफरेंसेस आज देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर की डिफरेंट क्या कैटेगराइजेशन है। उसके बाद आपके सिलेबस में एक कैटेगरी और लिखी हुई है विच इज फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर। ठीक है, अब ये तमाम जो कैटेगरीज हैं दे आर बेस्ड ऑन डिफरेंट रीजनिंग्स। ठीक है, सो लेट्स लुक एट इट कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो ये बेसिक डिस्टिंक्शंस हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, बट यू मस्ट नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज द फिजिकली विजिबल पार्ट जिसको छू सकते हैं, आप टच कर सकते हैं। ठीक है, इट्स हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कि ये फिजिकली टेंजेबल है, छू के इसको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर मींस जो कि इनविजिबल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, विच इज समथिंग दैट यू कैन नॉट सी और टच। ठीक है, लेकिन इसका डेफिनेटली फॉर एग्जांपल जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, तो लैंग्वेज का बहरहाल अपनी जगह अपना एक मखसूस एक इम्पैक्ट है कि आप इसके बगैर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कोई बंदा बोले यार उर्दू लैंग्वेज को मैं टच करके देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप उर्दू लैंग्वेज को टच नहीं कर सकते, उसकी इंटरप्रिटेशंस कहीं किताब में लिखी हुई हैं तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर वो हार्ड फॉर्म के अंदर कहीं पे लिखी हुई है उसका टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन इट्स सेल्फ जो उर्दू लैंग्वेज है उसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स एन इंटेंजिबल थिंग। ठीक है, यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन टू पीपल फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उसको आप डिफरेंट तरीके से परसीव कर सकते हैं। जैसे वो लैंग्वेज जो है मैं अपने माउथ से बोल रहा हूँ तो आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, या जो मैं अपने लिप्स को मूव कर रहा हूँ तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इटसेल्फ उस लैंग्वेज को आप छू नहीं सकते। मेरे अल्फाज जो मेरे मुंह से निकल के किसी और के बंदे के कान के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज इंटेंजिबल। द लैंग्वेज इटसेल्फ इज इंटेंजिबल। उसकी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल कहीं पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उर्दू का, उसको देखा जा सकता है डेफिनेटली, लेकिन दैट इज नॉट एग्जैक्टली द लैंग्वेज इटसेल्फ। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं हम कि सॉफ्टवेयर की बेसिकली क्या टाइप्स हैं और किस तरह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, सो लेट्स रब some of the unrequired bits from the board. ठीक है, असाइनमेंट 1 मैंने कुछ दिनों पहले रिलीज किया था और मैंने जो है सिलेक्ट ठीक है, सो लेट्स गो वन बाय वन थ्रू दीज डिफरेंट डिस्टिंक्शंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, अच्छा, मैंने सारे आपके लिंक्स, रिकॉर्डिंग लिंक्स और सारी आपकी अटेंडेंस जो है पास्ट वीक्स की वो सारी LMS पे अपडेट की हुई है, बोथ फॉर द लैब एंड द थ्योरी। ठीक है, सो यू कैन गो एंड चेक फ्रॉम देयर के अटेंडेंस किस सिलसिले से चल रही है, और जो आपके ये रिकॉर्डेड लिंक्स हैं वो भी सब अवेलेबल है। ठीक है, सो यू कैन गो एंड चेक ऑन द LMS। इसके अलावा लैब 1 मैंने चेक करके उसके मार्क्स भी अवेलेबल कर दिए थे आप सबको। इंशाल्लाह ताला लैब 2 भी मैं जल्दी चेक कर लूँगा। ठीक है ना, तो बेसिकली ठीक है, टुडेज फोकस इज ऑन सॉफ्टवेयर। ठीक है, हाउ वी कैटेगराइज सॉफ्टवेयर और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का क्या पर्पस होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला
सबसे मेन आपके पास सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर के अंदर जो यूज हो रहा होता है, दैट इज बेसिकली फर्मवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो कंप्यूटर होता है, इफ आई अगेन ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, दिस इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, एंड वी हैव अ सीपीयू। ठीक है, एंड वी हैव अ इनपुट डिवाइस, ठीक है, सच एज अ कीबोर्ड एंड अ माउस। ठीक है, दिस इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट एंड एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो जब आप कंप्यूटर को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू टर्न इट ऑन यूजिंग द पावर बटन, तो होता है क्या है? ठीक है, यू सी अ ब्लैक स्क्रीन एंड अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग फ्लैश्ड। ठीक है, और ये बूट सीक्वेंस कहलाती है, जो शुरू की सीक्वेंस है जिसमें जब तक आपका विंडोज नहीं लोड हुआ होता है, दैट इज नोन एज द बूट सीक्वेंस। और बूट सीक्वेंस जो होती है उसमें कंप्यूटर के जो सबसे एसेंशियल पार्ट्स होते हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, एंड दैट इज बीइंग एक्टिवेटेड। ठीक है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है दो तरह की होती है। ठीक है, मेमोरी इज बेसिकली स्टोरेज इन द कंप्यूटर। ठीक है, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, एक आपके जो मेमोरी कहलाती है वो कहलाती है रोम। ठीक है, और एक कहलाती है रैम। रोम जो होती है वो आपकी कहलाती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और रैम जो होती है वो आपकी कहलाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, दीज टू मेमोरीज आर इम्प्लीमेंटेड एज चिप्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं आपके पास, या आईसीज होती हैं। सो दीज मेमोरी और स्टोरेज एलिमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड एज चिप्स। ठीक है, देन यू हैव एक्सटेंडेड मेमोरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये आपकी हार्ड ड्राइव्स आ जाती हैं। ठीक है, हार्ड ड्राइव आ जाती है, या आपकी ऑप्टिकल ड्राइव आ सकती है, सच एज अ डीवीडी ड्राइव। ठीक है, या कोई यूएसबी ड्राइव आ सकती है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी एक्सटेंडेड मेमोरी रिक्वायरमेंट है, जो कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर जहाँ जहाँ से बूट होता है दैट इज कॉल्ड समथिंग विच इज अ रोम। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन साइड हेयर। रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी, और इस रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड फर्मवेयर। ठीक है, फर्मवेयर जो आपका कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, सॉफ्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, या कोई प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम हम प्रोग्रामिंग भी हम करेंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है, सो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि इस कंप्यूटर को बूट। ठीक है, द कीवर्ड इज इट हेल्प्स इट टू बूट द कंप्यूटर, का मतलब है कि कंप्यूटर को टर्न ऑन करने में मदद देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को टर्न ऑन करने में इट नीड्स टू डिटेक्ट कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, तो बूट सीक्वेंस के अंदर उसको पता चलेगा कि इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई है। ठीक है, तो वो अपने कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करेगा। इसके अंदर कीबोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर सॉरी कीबोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर माउस लगा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर कीबोर्ड नहीं लगा हुआ होगा, तो इसी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर अक्सर आपने एरर देखी होगी, एरर आ जाती है कीबोर्ड एरर। ठीक है, सो कीबोर्ड इज अ वेरी वेरी वाइटल और एसेंशियल थिंग, जिससे कंप्यूटर को आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर कोई इस तरह की चीज़ आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो फौरन यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर देगा आपको कीबोर्ड एरर, कि कीबोर्ड इज नॉट अटैच्ड। ठीक है, या कोई आउटपुट डिवाइस अटैच नहीं है, तो वो यहाँ पे आपको एरर दे देगा, नो आउटपुट डिवाइस अटैच्ड। ठीक है, तो दीज आर द मेन एसेंशियल, this is a very essential computer program which is burned inside the ROM. ठीक है, so you can think of ROM like a computer chip. ठीक है, और इसके अंदर ये प्रोग्राम बर्न कर दिया गया है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी प्लीज कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट विद दीज टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि ये जब आगे आप पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर्स और दूसरे कोर्स। ठीक है, तो इट इज फर्मवेयर इज अ प्रोग्राम विच इज बर्नड। ठीक है, फर्मवेयर इज अ प्रोग्राम विच इज बर्नट इन दिस आईसी। बर्नट का मतलब होता है कि आपने ये प्रोग्राम इसके अंदर लिख दिया, यानी कि इसके अंदर जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं वहाँ पे जो जीरोस और वंस हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग दिस कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, सो फर्मवेयर इज बर्नट इन द रोम, यानी कि इट इज रिटन इन द रोम। ठीक है, बर्नट का वर्ड होता है, या रिटन आप लिख सकते हैं।
ठीक है, एंड दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी, नॉर्मली इट इज नॉट चेंज्ड, ठीक है, इट इज परमानेंटली रिटन, ठीक है, इट इज परमानेंटली रिटन एंड नॉर्मली यू वुड नॉट वांट टू चेंज इट, इसलिए आप इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये जो चिप होती है दिस इज अ रीड ओनली मेमोरी, इसको सिर्फ पढ़ के वो इससे पता करता है कि क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के विच आर वाइटल टू बूट द कंप्यूटर या टर्न ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, तो द कीवर्ड इज बूट द कंप्यूटर। तो ये जो ब्लैक स्क्रीन है इसी में ही अगर आपके पास कोई एरर आ जाती है तो उसी वक्त आ जाती है कि कीबोर्ड नॉट अटैच्ड एरर, ताकि उसी वक्त बंदे को पता चल जाए कि हाउ विल आई बी एबल टू ऑपरेट द सिस्टम जब तक कोई इनपुट डिवाइस ही अटैच नहीं है। या इसके अंदर वो एक सीक्वेंस आती है, अक्सर ये आपके पास आती है, प्रेस F1 टू एंटर सेटअप। ठीक है, इस तरह करके, या डिफरेंट ब्रांड्स का डिफरेंट होता है, मे बी F2 या F3। ठीक है, तो प्रेस F1 टू एंटर सेटअप जो है वो बेसिकली जो है वो आपको इनेबल करता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टेज पे जाने से पहले ही आप सेटअप के अंदर जाके आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं आप सेटअप के अंदर जाके? ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बूट सीक्वेंस करके एक चीज़ होती है। ठीक है, तो बूट सीक्वेंस का बेसिकली मतलब होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कहाँ से उठाएगा, कहाँ चेक करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। तो अमूमन जो है आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्ड ड्राइव के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो आपने बूट सीक्वेंस में सबसे पहले को किया हुआ होता है हार्ड ड्राइव। अगर तुम्हें हार्ड ड्राइव में नहीं मिले तो तुम ऑप्टिकल ड्राइव में चले जाओ, ऑप्टिकल ड्राइव में नहीं मिले तो मे बी तुम यूएसबी ड्राइव में चले जाओ। तो नॉर्मली बूट सीक्वेंस ये होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका जो कंप्यूटर है उसकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई है, आपको पता चला कि जो कंप्यूटर है उसकी हार्ड ड्राइव में एरर आ गई है, तो ऑब्वियसली अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो उठा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन वो जाके चेक इधर ही करेगा उसको। ठीक है, तो आपके उसको चेंज करके क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं नहीं, ऑप्टिकल ड्राइव को 1 कर दो, हार्ड ड्राइव को 2 कर दो। अब वो पहले जाके चेक करेगा ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर, और ऑप्टिकल ड्राइव में आपने कोई विंडोज की सीडी डाली हुई होगी डीवीडी ड्राइव के अंदर, तो वो, ठीक है, दिस ऑप्टिकल ड्राइव इज ऑल्सो द डीवीडी ड्राइव। तो वो डीवी ड्राइव में पहले जाके चेक करेगा, वहां से विंडोज की सीडी मिल जाएगी, वहां से वो उसको बूट कर देगा आपके कंप्यूटर को। ठीक है, तो दीज एसेंशियल थिंग्स आर रिक्वायर्ड एट द बूटिंग पॉइंट। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं सारी, दे आर रिटन इन द रीड ओनली मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच इज द रोम। और इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड फर्मवेयर। सो फर्मवेयर इज द लिस्ट ऑफ एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस जिससे कंप्यूटर अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डिटेक्ट करता है, उसको ये पता चलता है कौन सा प्रोसेसर सिस्टम में लगा हुआ है, उसको ये पता चलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने कहाँ से उठाना है। ठीक है, या उसको डिफरेंट इस तरह की एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्मवेयर जो कि इट कम्स इनटू प्ले इन द इनिशियल सीक्वेंस। ठीक है, रोम के अंदर ये लिखा हुआ होता है। ठीक है, सो वंस वंस दिस एसेंशियल थिंग्स आर बीइंग डन, ठीक है, उसके बाद बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने की। ठीक है, सो लेट्स मेक सम स्पेस। ठीक है, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को भी हम देखेंगे। ठीक है, कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो दूसरी मेमोरी है चिप की सूरत में जो इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है, उसका क्या काम होता है। ठीक है, तो ये इनिशियल हमने फर्मवेयर से ये चीजें डिटेक्ट की या कंप्यूटर को बूट कर लिया। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग अप, ये इनिशियल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब लेट से कंप्यूटर बूट हो गया और उसमें सब कुछ लगा हुआ था, देयर वाज नो एरर। कंप्यूटर बूट हो गया, जब बूट सीक्वेंस आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो उसको पता चल गया कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से उठाना है, हार्ड ड्राइव से। ठीक है, ठीक है, तो उसे पता चल गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसने लिख दिया हुआ है वहाँ पे कि ये आपके अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई है 250 गीगाबाइट्स की या जितनी भी। तो आप हार्ड ड्राइव से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उठा लें। अब जो आपके पास स्क्रीन आएगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो आपके पास विंडोज़ वाली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी विंडोज़ स्क्रीन है, ठीक है, दैट इज नॉट बेसिकली कमिंग फ्रॉम द फर्मवेयर पार्ट, इट इज कमिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट। अब उसको एसेंशियल अपने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस,
पता चल गए, और ये पता चल गया हार्ड डिस्क लगी हुई है, प्राइमरी हार्ड डिस्क, सेकेंडरी हार्ड डिस्क, ठीक है। तो अब मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर सकता हूँ। दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिजाइडिंग इन द हार्ड ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर। और ये अब आपके पास विंडोज़ की स्क्रीन आ गई, ठीक है। जैसे ये बूट हुआ, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन दीज इंस्ट्रक्शंस या दिस कंप्यूटर प्रोग्राम इज फेच्ड फ्रॉम द हार्ड ड्राइव, ठीक है। ये किसी प्रोग्रामर ने लिखा है, उसने भी उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किस तरह से, ठीक है। अब उसको ये तो पता चल गया कि कीबोर्ड लगा हुआ है और फलानी चीज़ लगी हुई है, दिमागी चीज़ लगी हुई है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अब वो थोड़ा सा हायर लेवल का सॉफ्टवेयर है, जो इनेबल करता है कि आप एम एस वर्ड को लोड कर सकें, ठीक है, या आप एम एस पावर पॉइंट को लोड कर सकें, या आप एम एस एक्सेल को लोड कर सकें, और यूज़र से इनपुट लेके हाई लेवल टास्क कर सकें, ठीक है। तो नॉर्मली रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, दे आर रिटन इन अ प्रिमिटिव लैंग्वेज, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, दे आर नॉर्मली रिटन इन अ प्रिमिटिव लैंग्वेज सच एज असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। प्रिमिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है जो मशीन से नज़दीक होती है, यानी कि ये वन और ज़ीरो की ज़बान ज़्यादा क्लोज होती है, ठीक है। और ये जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शन होती हैं या हाई लेवल प्रोग्रामिंग होती है, ये थोड़ी सी यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर सी के प्रोग्राम्स लिखेंगे तो दैट इज़ अ बिट हायर लेवल लैंग्वेज, ठीक है, विच इज़ ह्यूमन फ्रेंडली। उसके अंदर जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, दे आर ह्यूमन फ्रेंडली। फॉर एग्जांपल आप एक्सेल के अंदर, द अदर डे वी वर टाइपिंग फार्मूलाज इफ़ करके, ठीक है। नाउ इफ़ इज़ अ इंग्लिश वर्ड, ठीक है। अब आप इसका जो सिंटैक्स आपने डिफाइन किया हुआ है वो इंग्लिश में था, इफ, ठीक है। उसकी सिचुएशन क्या थी, इफ कंडीशन इज ट्रू तो ये काम करो, और इफ द कंडीशन इज फॉल्स तो ये काम करो, ठीक है। अब ये जो सारी आपने फॉर्मूला इसके अंदर लिखे थे एक्सेल के अंदर, दिस इज वेरी क्लोज टू द इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज नोन एज अ हायर लेवल लैंग्वेज, इट्स नॉट अ प्रिमिटिव लैंग्वेज लाइक असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको असिस्ट करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ, इट्स लाइक अ ट्रांसलेटर बिटवीन यू एंड द मशीन, ठीक है। इट enables यू टू यूज हाई लेवल लैंग्वेज टू परफॉर्म योर टास्क। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर आप कोई काम करते हैं तो आपके पास डायलॉग बॉक्सेस खुल जाते हैं, जिसको आप ओके और कैंसिल इस तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये मशीन तो नहीं समझती है ओके का क्या मतलब है, कैंसिल का क्या मतलब है। मशीन तो बस ये समझती है कि इस इंस्ट्रक्शन के जवाब में मैंने नेक्स्ट क्या करना है, और उस इंस्ट्रक्शन के जवाब में मैंने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली गिविंग यू अ हायर लेवल इंटरफेस, जिसको GUI भी कहते हैं। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस which basically gives you a human friendly way, ठीक है, to interact with the computer, ठीक है। assembly language is not such a language. assembly language is a primitive language जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस आप इस सूरत में दे रहे होते हैं, वन जीरोस, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं है, दिस इज अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली गिव्स यू दैट इंटरफेस that the user could interact with the computer using easy to use programs which are understandable by the humans, ठीक है। तो जैसे आपने वर्ड में या एक्सेल में काम किया था, अब उसका पूरा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है, दैट इज वेरी ह्यूमन फ्रेंडली, ठीक है। हर चीज के लिए बटन दिया हुआ है, फॉन्ट को छोटा बड़ा करने के लिए, सेल को कलर करने के लिए, फिल कलर, चार्ट बनाने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट हायर लेवल सॉफ्टवेयर which enables the user टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। कंप्यूटर को ऑपरेट तो फर्मवेयर ने करा दिया, ठीक है, फर्मवेयर ने ऑपरेट तो करा दिया, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर द यूजर कि वो असेंबली लैंग्वेज में या 0 1 की जबान में कंप्यूटर से बात कर सके। तो इन ऑर्डर टू हैव अ हायर लेवल इंटरफेस के ह्यूमंस जो हैं वो इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस यूज कर सकें, तो दे लोड अ न्यू सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, and this is a high level software not as primitive as the assembly language. It resides in the hard drive of the computer. It is a very heavy duty software. जैसा कि आपने देखा होगा विंडोज को इंस्टॉल करने में क्यों इतना टाइम लगता है, बिकॉज इट इज अ वेरी 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 एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर, ठीक है, विच enables the user
to interact with the computer using graphical user interface and do the tasks easily. File को save as करना है तो save as का बटन दबा दिया, instead of some tedious assembly level instructions like this, जो कि ROM के अंदर हमने booting के लिए firmware की सूरत में डाली होती है. ठीक है, तो this operating system is on the hard drive and you can rewrite the hard drive. Normally firmware को दोबारा नहीं लिखा जाता क्योंकि कंप्यूटर का जो एक हार्डवेयर है नॉर्मली वो इतना अपग्रेड आप नहीं करते ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द कंप्यूटर. अगर आप अपग्रेड करते भी हैं तो बेसिकली आप उसके आईओ डिवाइसेस बदल देते हैं एंड दैट इज इजीली टेकन केयर ऑफ बाय द फर्मवेयर. जब फर्मवेयर डिटेक्ट करता है अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को तो वो नए डिवाइसेस को भी डिटेक्ट कर सकता है. ठीक है, बट दिस हार्ड ड्राइव when you install an operating system on the hard drive, you can easily reinstall the operating system. ठीक है, आप कोई एप्लीकेशन लेवल प्रोग्राम्स अगर इंस्टॉल करते हैं तो वो भी इसी हार्ड ड्राइव पे करते हैं. जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है कि आपने मैटलैब और LabVIEW इंस्टॉल करना है तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आप हार्ड ड्राइव के ऊपर इंस्टॉल करेंगे. क्योंकि जब आप कंप्यूटर को बूट करेंगे यू कम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेज. जब आपके पास विंडोज़ की स्क्रीन आ जाती है तो उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करते हैं. आपके पास कोई एक्जी फाइल आ जाएगी जिसको आप डाउनलोड करेंगे यूजिंग गूगल क्रोम. ठीक है, यूजिंग गूगल क्रोम या यूजिंग इंटरनेट. ठीक है, अब ये सारी जो चीज़ें बेसिकली दे आर इनेबल्ड थ्रू द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके इंटरनेट की अवेलेबिलिटी करता है थ्रू द गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर. गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर से जाके आप उसको डाउनलोड करेंगे और फिर उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको आप रन करेंगे. तो ऑल ऑफ दिस थिंग यू विल बी डूइंग वाइल इंटरैक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ अ हायर लेवल सिस्टम जो कि इंग्लिश लाइक इंटरफेस देता है आपको टू इंस्टॉल द न्यूअर प्रोग्राम्स. तो ये प्रोग्राम्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही की तरह हार्ड ड्राइव के ऊपर देंगे. ठीक है, अनटिल यू अनइंस्टॉल देम. ठीक है, सो फार सो क्लियर. ठीक है, इसी तरह से डिवाइस ड्राइवर्स आर आल्सो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, विच इनेबल्स यू टू कम्युनिकेट. ठीक है, इट enables you to communicate with the different peripheral devices. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका प्रिंटर का एक अलग डिवाइस ड्राइवर होता है. आपका जो इंटरनेट जो आपका वाईफाई का कार्ड होता है उसका डिफरेंट डिवाइस ड्राइवर होता है. ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर इज स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर विच इनेबल्स यू टू रन द हार्डवेयर डिवाइस. ठीक है, सच एज अ वाईफाई कार्ड या प्रिंटर. ठीक है, तो इफ डिवाइस ड्राइवर बिकम्स करप्ट तो फिर नॉर्मली आप उस डिवाइस को यूज़ नहीं कर पाते. फॉर एग्जांपल अगर आपका वाईफाई कार्ड का ड्राइवर करप्ट हो जाता है तो यू वॉन्ट बी एबल टू यूज़ द वाईफाई इंटरनेट थ्रू द वाईफाई. अगर लैन कार्ड का ड्राइवर सही है तो फिर आप लैन कार्ड के थ्रू इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं. या प्रिंटर का ड्राइवर अगर आपका करप्ट हो जाता है या इंस्टॉल्ड नहीं है तो यू वॉन्ट बी एबल टू यूज़ अ प्रिंटर. तो ये डिवाइस ड्राइवर जो मुख्तलिफ हैं यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल देम बाय यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही के थ्रू आप अपने डिवाइसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या नए डिवाइसेस लगे. ठीक है, और उनको फिर आप ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है, एंड दीज डिवाइसेस आर अदर देन द इसेंशियल डिवाइसेस. ठीक है, एसेंशियल डिवाइसेस जो हैं उसके अंदर फॉर एग्जांपल वाईफाई कार्ड के बगैर भी कंप्यूटर आपका बूट हो जाएगा. ठीक है, कंप्यूटर में बूट एरर नहीं आएगी. ठीक है, लेकिन ये कि यू वॉन्ट बी एबल टू यूज द इंटरनेट until and unless you reinstall the device driver through interaction with the operating system. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशलाइज्ड चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास काम में आता है. फर्मवेयर इज द बेसिक मिनिमल सेट जिससे आपका कंप्यूटर एक बूट हो सकता है या टर्न ऑन स्टेज में आ सकता है. ठीक है, उसके बाद लेकिन यू हैव टू रिलाई ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम टू अ ह्यूमन फ्रेंडली एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग इंग्लिश लाइक कमांड्स, नॉट यूजिंग असेंबली लैंग्वेज लाइक कमांड्स लाइक 0101. ठीक है, जो कि जैसे आपके फर्मवेयर के अंदर बिल्ट है. ठीक हो गया. ठीक है, उसके बाद हमने बेसिकली एक चीज़ और देखी थी विच वॉज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, तो ये रीड ओनली मेमोरी तो हमने देखी थी जिसमें आपका फर्मवेयर बर्नट है.
ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, व्हाई वी यूज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो एक हमने कहा था वी हैव अ रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एंड दीज आर द मेमोरी विच आर इम्प्लीमेंटेड एज चिप्स, या विच यू कैन सी एज इलेक्ट्रॉनिक चिप्स या आईसीज ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, दीज ब्लैक लाइक स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मल्टी पिन, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। ठीक है, सो यू कैन बेसिकली हैव टू टाइप्स ऑफ मेमोरी चिप्स विच आर रोम एंड रैम। ठीक है, रोम हमने ऑलरेडी देख लिया, जिसके अंदर आपका फर्मवेयर लिखा हुआ है, which is essential for booting the computer. ठीक है, रैम इज बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एज अपोज टू दिस, जिसको हमने कहा था दिस इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी का मतलब है व्हेन यू बर्न दिस इन द चिप, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू ऑल्टर इट। ठीक है, या चेंज इट। जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी को जो है यू इजीली चेंज इट, री राइट इट। ठीक है, जो भी इस मेमोरी के अंदर रखा हुआ है यू वांट टू इजीली री राइट इट। ठीक है, एट एनी टाइम यू वांट। ठीक है, दिस इज परमानेंट मेमोरी। ठीक है, या परमानेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटेन इन द मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इट इज अ मेमोरी दैट इज इजीली चेंज या री रिटेन। ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, इस मेमोरी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, थोड़ा सा अब हम देखेंगे सीपीयू को। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द सीपीयू, कि सीपीयू के अंदर बेसिकली क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं। ठीक है, सो इफ यू लुक एट द सीपीयू, ठीक है, सीपीयू के अंदर बेसिकली अगर आप थोड़ा सा अंदर झांक के देखें, तो इसके अंदर एक चीज होती है विच इज नोन एज अ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये वही माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जो आप कह रहे होते हैं कि ये कोर i5 है या डुअल कोर प्रोसेसर है, या पुराने ज़मानों में आपके पास आता था सेंट्रीनो प्रोसेसर, पेंटियम प्रोसेसर। ठीक है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कि इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर लोड करके उनको अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस उन को प्रोसेस करता है एंड इट रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल, आपने जैसे एक्सेल के अंदर कहा कि मुझे जो है ये फलाना फार्मूला इंप्लीमेंट करना है, सो द फार्मूला गेट्स इम्प्लीमेंटेड इनसाइड अ माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आपकी इनपुट इंस्ट्रक्शंस देगा, और उसको जो प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। तो माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन ब्रेन बिहाइंड द सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो अब आपके पास इसी जो सीपीयू है इसी के अंदर एक रोम लगी हुई थी। ठीक है, रोम से क्या हुआ, कंप्यूटर बूट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक हार्ड ड्राइव लगी हुई थी। हार्ड ड्राइव से क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया। ठीक है, अब आपके पास एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का बेसिकली क्या काम होता है? ठीक है, अक्सर आपके पास कंप्यूटर पे आप कहते हैं 4 GB रैम है। ठीक है, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या फ़ायदा होता है? ये फ़ायदा होता है कि अक्सर आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसके ऊपर बहुत ही लिमिटेड मेमोरी होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैशे मेमोरी। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जो अपनी मेमोरी होती है वो कहलाती है कैशे मेमोरी, और ये अमूमन बहुत कम होती है। तो अगर आपने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करवानी है माइक्रो प्रोसेसर से, तो नॉर्मली क्या होता है, आप हार्ड ड्राइव से उसको कॉपी कर लेते हैं रैम पे। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंस्ट्रक्शंस रैम से उठाते हैं। ठीक है, तो हार्ड ड्राइव पे बार बार जाके उसको उठाने में टाइम ज़्यादा फैच होता है, तो वो बेसिकली हार्ड ड्राइव से वो इंस्ट्रक्शंस रैम के अंदर लोड कर लेता है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, कोई फॉर्मूला था, फॉर्मूला तो आपने माइक्रो प्रोसेसर को भेज दिया, इफ दिस देन डू दिस एंड इफ दैट, लेकिन उस फॉर्मूला को आपने 1500 सेल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना है।
ठीक है, एक सेल पे तो नहीं किया था ना आपने। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट के बजाय आपके पास पूरे शहर के स्टूडेंट होते 25,000, तो 25,000 स्टूडेंट पे इम्प्लीमेंट करना होता। अब वो 25,000 स्टूडेंट्स का डेटा जिस एक्सेल फाइल के अंदर है वो तो हार्ड डिस्क पे स्टोर्ड है, तो दो 25,000 सेल्स आर इनसाइड द हार्ड डिस्क। तो उसने वो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने के लिए उस 25,000 रोज को जो है एक्सेस करने और बारी बारी सबके ऊपर वो फॉर्मूला अप्लाई कर देने। ठीक है, तो अब वो 25,000 रोज जो है हार्ड ड्राइव से वो बार बार अगर एक एक करके रीड करेगा, तो ये बेसिकली एक कॉस्टली ऑपरेशन होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्योंकि हार्ड ड्राइव के अंदर बेसिकली आपको रीड करने के लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू गिव द एड्रेस। इस एड्रेस पे जाओ, डेटा रीड करो और वापस भेजो, इस एड्रेस पे जाओ, अगला करो। तो बेसिकली उससे ज़्यादा फास्ट ये होता है कि आप ये रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन एक बार कर लें, रैम से फिर इसको फेच करने में कम टाइम लगता है रिलेटिवली। ठीक है, तो उसने वो 10,000 रोज का डेटा रैम के अंदर डाल दिया और रैम में से उसने बारी बारी पढ़ के सेल पे ये फॉर्मूला इफ का लगा के उसको प्रोसेस करके आउटपुट पे जाके वापस से रैम के अंदर डंप कर दिया। उसके बाद रैम से ये इकट्ठा वापस से हार्ड ड्राइव में चला गया। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर finds it faster to interact with the RAM memory than interact with secondary memory या secondary storage such as a hard disk or some other disk। ठीक है, या यूएसबी डिस्क। ठीक है, तो वो इनसे डेटा ट्रांसपोर्ट करके अपने रैम के अंदर ले आता है एंड इट इज फास्टर टू इंटरैक्ट विद द रैम। ठीक है, तो अक्सर ये होता है कि आपका कंप्यूटर की अगर रैम कम होती है तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। ठीक है, अक्सर आप कहते हैं यार रैम कम है, मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो है। ठीक है, 1 GB रैम है, मैं 4 GB कराऊंगा। ठीक है, तो क्यों स्लो हो जाता है? क्योंकि आपके पास अगर रैम कम है तो वो हार्ड डिस्क से बहुत कम डेटा ला पाता है, और प्रोसेसर उस कम डेटा को प्रोसेस करने के बाद फिर वेट करता है कि हार्ड ड्राइव से आप नया डेटा फैच करेंगे। तो वो क्या होगा, कम डेटा आएगा, कम डेटा प्रोसेस होगा, कम डेटा स्टोर होगा, उसके बाद वापस से ये साइकिल उसको हार्ड डिस्क के साथ करनी पड़ेगी। तो हार्ड डिस्क के साथ इंटरेक्ट करना स्लोअर होता है, तो आपका कंप्यूटर स्लो चलेगा, काम पूरा करेगा लेकिन स्लो चलेगा, क्योंकि इट वुड हैव टू इंटरेक्ट विद द हार्ड डिस्क मोर फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वो इकट्ठा रैम के अंदर ज़्यादा डेटा नहीं ला पाएगा। तो वो 10,000 सेल्स के बजाय मे बी 1,000 सेल्स लाएगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर हार्ड डिस्क से फिर 1,000 सेल फैच करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर 1,000 सेल। तो मे बी आपका 10 गुना टाइम लग सकता है इसलिए इसलिए कंप्यूटर को फास्ट करने का एक तरीका ये होता है कि प्रोसेसर अगर आपने वही रखा हुआ है तो एटलीस्ट यू इंक्रीज द रैम, बिकॉज इट इज फास्टर टू इंटरएक्ट विद द रैम ऑफ द कंप्यूटर। और ये रैम क्योंकि अब बार बार तब्दील हो रही है इसलिए आप इसको कहते हैं इजिली री रिटन। ठीक है, क्योंकि आपने पहले 25,000 सेल यहाँ पे लोड कर लिया, उसको प्रोसेस कर लिया। अब कोई नया फॉर्मूला आपने लगाया वो कुछ और सेल्स पे, तो कोई और से 12,000 सेल आपने यहाँ ले लिए, उस पर कोई और फॉर्मूला लगाया और उसको वापस से सेव कर दिया हार्ड डिस्क के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज विच आर रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इस पर किसी बच्चे का कोई सवाल? ठीक है, एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? ठीक है, प्लीज राइट ऑन द चैट विंडो या वन ऑफ यू कैन टॉक ऑन द माइक। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी का आपको समझ में आ गया डिफरेंस? ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। यस सर। जी, सबको आ गया। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जो अपनी मेमोरी है वो कहलाती है कैशे मेमोरी, ये बहुत कम होती है। ठीक है, मेमोरी इसके पास भी होती है बट दैट मेमोरी इज कॉल्ड अ कैशे मेमोरी, इट इज वेरी लेस। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस करते हैं तो यू हैव टू ब्रिंग द रैम इनटू द पिक्चर, क्योंकि हार्ड डिस्क के साथ माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली इंटरैक्ट कर भी नहीं सकता है और इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो इट बेसिकली यूजेस द इंटरफेस ऑफ रैम टू इंटरैक्ट विद द हार्ड डिस्क। ठीक हो गया, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब हम चले जाते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देख लिया कि इट इज़ अ हायर लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और विच हेल्प्स द यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग इंग्लिश लाइक सिंटेक्स, जैसे हमने कल एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट के अंदर देखा था। ठीक है, तो फर्मवेयर इज द इनिशियल मेमोरी जहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है टू बूट द कंप्यूटर। हायर लेवल डिवाइस ड्राइवर इज ऑल्सो हायर लेवल। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंटली यू विल ऑल्सो
इन जब आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इज बेसिकली द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनको छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, आप इनको कहीं पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन बर्न देम इनसाइड अ चिप, ठीक है, या यू कैन इंपोर्ट दीज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू द रैम, ठीक है, या यू कैन इंपोर्ट दीज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इनपुट डिवाइस टू द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जैसे आपने कोई इफ की कंडीशन दी थी कल, ठीक है, तो अब इफ की जो कंडीशन है उसको छू नहीं सकते आप, ठीक है, उसको देख सकते हैं अगर वो कहीं लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि उसने एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर जब एक इनपुट इंस्ट्रक्शन को चला के उसकी रिस्पेक्टिव आउटपुट देता है तो आप कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर हैज एग्जीक्यूटेड द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर उसे कोई बहुत ज्यादा इनपुट डेटा चाहिए तो नॉर्मली इट फैचेस फ्रॉम द रैम, विच इन टर्न फैचेस इट फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर जब रिटर्न भी करेगा तो वो उस रैम को रिटर्न करेगा, और वो जो रैम है वो फिर उसको उस हार्ड ड्राइव तक वापस पहुंचा देगी, ठीक है। तो जब आप सेव एज करते हैं तो वो हार्ड डिस्क के ऊपर जो न्यू इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेव हो जाती हैं, लेकिन अगर आप सेव एज नहीं करेंगे तो वो हार्ड डिस्क डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस तो हुआ आपका, लेकिन आपने कहा यार ये तो मेरे मतलब की कोई चीज़ हुई नहीं, तो आपने सेव एज नहीं किया तो उसका मतलब हार्ड डिस्क पे नहीं वो चीज़ आएगी, ठीक है। प्रोसेस तो हुई, रैम के अंदर से डेटा उठाया हुई, रैम के अंदर वापस डेटा डंप हुआ, ठीक है। रैम से ही आप आउटपुट डिवाइस पे देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने सेव एज कमिट नहीं किया था, ठीक है, तो रैम से आप जो डेटा है उसको आउटपुट डिवाइस पे देख सकते हैं आप रैम से उठा के। लेकिन अगर आपने उसको सेव एज कर दिया तो फिर वो आपके हार्ड डिस्क पे भी कमिट हो जाएगा या वहां पे भी जाके चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास दो एक और कॉमन टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वन इज कॉल्ड अ कंपाइलर एंड वन इज कॉल्ड अ इंटरप्रेटर, ठीक है। जब भी सॉफ्टवेयर की बात होगी तो आप ये दो लफ्ज हमेशा सुनेंगे कि वन इज नोन एज अ कंपाइलर एंड वन इज नोन एज अ इंटरप्रेटर, ठीक है। व्हाट इज अ कंपाइलर एंड अ इंटरप्रेटर? दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंपाइलर इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर, इंटरप्रेटर इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर, और इन दोनों का जॉब क्या होता है? यूजर प्रोग्राम जो कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इस यूजर प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड या बाइनरी, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि कंप्यूटर के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं इन द बाइनरी लैंग्वेज, विच इज द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जितने भी सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स को आप प्रोग्राम इस तरह से करते हैं कि करंट ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं, या वोल्टेज ऑफ कर सकते हैं या वोल्टेज ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप फिर बाइनरी लॉजिक का सहारा लेते हैं और बेस टू के अंदर अपनी सारी कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। ये हमने पहली क्लास में थोड़ा सा देख लिया था, आगे के वीक्स में भी आएगा। तो कंपाइलर इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर एंड इंटरप्रेटर इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर जिसका जॉब ये है कि यूजर ने जो प्रोग्राम लिखा है इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, उसको ये मशीन कोड या बाइनरी या जीरो वन की जबान में कन्वर्ट कर दें ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। तो अब ये जो भी इफ एल्स की स्टेटमेंट है, इस इफ एल्स की स्टेटमेंट ने बिल आखिर इंग्लिश लाइक फॉर्मेट में तो उसने आपके मतलब का किया कि ग्रेड दे दिया ABCD, ठीक है, जैसे एक्सेल की लैब में आपने किया था। लेकिन मशीन लैंग्वेज में उसने क्या करना है कि उसने वन और जीरो की जबान में समझ के ए की जगह ए का बाइनरी कोड देना है, बी की जगह बी का बाइनरी कोड देना है, ठीक है, या सी की जगह सी ग्रेड का बाइनरी कोड देना है। तो वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करके बाइनरी में उस पर प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। और हमने देखा था सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट के ऑपरेशंस बाइनरी में किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर इज अनदर सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स दिस, और दोनों में फर्क क्या है? कंपाइलर जो है डज इट होल प्रोग्राम, इंटरप्रेटर डज इट लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो अगर आपने कोई कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा, फॉर एग्जांपल उस आपने कहा कि प्रिंट, ठीक है, आपने कहा प्रिंट करो
फॉर एग्जाम्पल आपने कहा अपना नाम प्रिंट करवा लिया, आपने कहा ठीक है मेरा नाम है उमर, ठीक है, फिर आपने कहा प्रिंट करो। प्रिंट का मतलब है कि आउटपुट डिवाइस के ऊपर जाके लिख दो उमर, ठीक है, फिर आपने कहा लिख दो मैं पीएफ कीट में पढ़ता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोग्राम है, ये इसकी लाइन नंबर 1 है, ये इसकी लाइन नंबर 2 है, एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, वो इस पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा और रन कर देगा। जब रन कर देगा तो क्या होगा, आपने ये इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट लिखी है, क्योंकि ये प्रिंट भी इंग्लिश का लफ्ज है, ये भी इंग्लिश का लफ्ज है। आपको समझ में आ रहा है, पहली लाइन क्या करेगी, उमर प्रिंट कर देगी मॉनिटर पे, दूसरी लाइन क्या करेगी, वी एफ की प्रिंट हो जाएगा मॉनिटर पे। तो ये कंपाइलर को अगर आप देंगे, ठीक है, इफ यू आर यूजिंग अ कंपाइलर, तो ये इस पूरे प्रोग्राम का कोड जनरेट कर देगा लाइक दिस, ठीक है। इंटरप्रेटर को आप जब देंगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ पहली लाइन को कन्वर्ट करेगा इनटू अ बाइनरी कोड, फिर सेकंड लाइन पे जाएगा, फिर उसको करेगा बाइनरी कोड, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है, अगर इस प्रोग्राम में कहीं पे भी एरर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट की जगह आपने एम लगा दिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपने कहा ये PRIMT कर दिया, तो कंपाइलर क्या करेगा, इस प्रोग्राम को रन करने से पहले ही एरर दे देगा, क्योंकि वो पहला वाला रन करेगा लाइन, कहेगा इसमें तो कोई एरर नहीं है। दूसरी वाली जब वो करेगा, वो कहेगा ये तो जुमला मैं समझता ही नहीं हूँ, प्रिंट समझता हूँ मैं, ये तो PRIMT लिखा हुआ है, तो वो आपको एरर दे देगा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि या तो ये पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में करेगा कन्वर्ट, कहीं पे भी लेकिन एरर आ जाएगी तो ये रुक जाएगा और आपके प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेगा, यानी कि उसका मशीन कोड ही जनरेट नहीं होगा, तो आपका प्रोग्राम सिरे से रन ही नहीं करेगा कंपाइलर। लेकिन अगर आप इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो वो क्या चलता है, लाइन बाय लाइन। तो अगर दूसरी लाइन में गड़बड़ है तो वो आपके प्रोग्राम को चला जाएगा, उमर लिखा हुआ आएगा, उसके बाद एरर आ जाएगी, लिखा आएगा एरर इन लाइन 2, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वो क्या लाएगा, इंटरप्रेटर से चला रहे हैं आप अपने प्रोग्राम को। And what is a compiler and an interpreter? They are both specialized softwares जिसका काम है कि इंग्लिश लाइक प्रोग्राम को कंप्यूटर की बाइनरी की जबान के अंदर कन्वर्ट करना। कंपाइलर डज द होल प्रोग्राम इन वन गो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास प्रोग्राम में कहीं पे भी एरर आ जाएगी तो वो कह देगा कैन नॉट कंपाइल, ठीक है। तो कंपाइलर इसमें क्या एरर देगा, कैन नॉट कंपाइल प्रोग्राम, और प्रोग्राम सिरे से चलेगा ही नहीं अगर एरर है, ठीक है। अगर एरर होएगी तो वो कहेगा एरर कैन नॉट कंपाइल प्रोग्राम। और ये थोड़े से स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ये भी बता देगा एरर इन लाइन 2, ताकि आपको ढूंढने में मसला नहीं हो। वो कहेगा एरर इन लाइन 2 कैन नॉट कंपाइल प्रोग्राम, प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। इंटरप्रेटर जो है वो बेचारा एक एक लाइन को कन्वर्ट करके चलाता है, वो पहली लाइन कन्वर्ट करेगा, चला देगा, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा उमर, उसके बाद लिखा आ जाएगा एरर इन लाइन 2, क्योंकि पहली लाइन तो कोई एरर की फ्री थी तो चल गई, उसके बाद जो है वो लिखा आ जाएगा एरर इन लाइन 2, क्योंकि आपके पास कोई एरर आ गई है और आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, लेकिन इतना चल जाएगा प्रोग्राम, पहली लाइन चला के फिर एरर देगा वो। तो दिस विल हैपन इन द फॉर्म ऑफ अ इंटरप्रेटर। और ये भी बता देगा एरर, और अमूमन ये ना ये भी बता देता है कि एरर कहाँ पे है, वो कहेगा एरर इन प्रिम्प्ट PRIMT, प्रॉम्प्ट कर देगा कि इस तरह की कोई चीज़ मैंने नहीं देखी, ठीक है, आप इसको चेक करो, यहाँ पे एरर है। कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम सिरे से रन ही नहीं करेगा, वो सिर्फ ये एरर थ्रो कर देगा, एरर इन लाइन नंबर 2 कैन नॉट कंपाइल द प्रोग्राम, तो सिरे से रन ही नहीं होगा, ठीक है। सो डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड अ इंटरप्रेटर, ठीक है, सब लोग क्लियर है, एवरीवन क्लियर, ठीक है ना। ठीक है, बस अब एक यस सर। लास्ट चीज एक देखते हैं, उसके बाद वी कैन फिनिश, ठीक है। एक आपके पास कॉन्सेप्ट होता है फ्रीवेयर, और एक आपके पास कॉन्सेप्ट होता है शेयरवेयर का, ठीक है। दीज आर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा आपसे कि आप मैटलैब और लैबव्यू जो है, इसको आप जो है ये आप कीट के सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है। लाइसेंस का मतलब ये होता है यू हैव टू पे टू यूज द सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्योंकि ये जिस कंपनी ने बनाया है ये इन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए या कमर्शियल के लिए बनाया है,
ठीक है, तो यू हैव टू पे टू द कंपनी ताकि उससे वो अपने प्रॉफिट बना सकें, या जिन लोगों की मेहनत से वो बने उनको उसकी रॉयल्टी मिल सके। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल्स फॉर द कमर्शियल मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, वन इज लाइसेंस्ड, यू हैव टू पे। ठीक है, वन इज कॉल्ड शेयरवेयर। शेयरवेयर का मतलब होता है कि एक आपको उसका स्टूडेंट एडिशन वो दे देंगे जो कि फ्री है। ठीक है, यू विल हैव अ स्टूडेंट एडिशन। ठीक है, स्टूडेंट एडिशन इज फ्री। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि नॉट ऑल फीचर्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो आपको बेसिकली अगर इसके अंदर 50 किस्म के फीचर हैं तो आपको खाली 5 फीचर वो देंगे और कहेंगे यार बाकी 45 तुम्हें चाहिए तो तुम ना लाइसेंस वर्जन खरीदो। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई एक्सेल का स्टूडेंट वर्जन ले लिया, कहेगा हाँ तुम इसके अंदर सेल वेल बनाओ बड़े मज़े से और डेटा इंटर करो और फॉर्मूला भी बना दो, चार्ट नहीं बना सकते तुम, क्योंकि चार्ट बनाने के लिए तुम्हें कंप्लीट खरीदना पड़ेगा लाइसेंस वर्जन। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं शेयरवेयर। इसके अलावा एक तीसरी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब होता है ये कंप्लीटली फ्री होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लाइसेंस्ड है। ठीक है, विंडोज इज लाइसेंस्ड। ठीक है, एम एस ऑफिस या एम एस ऑफिस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर लाइसेंस्ड। ठीक है, शेयरवेयर की एग्जांपल है, जैसे मैंने आपसे कहा था मैटलैब का एक स्टूडेंट एडिशन आता है वो फ्री होता है, लेकिन वो चेक करते हैं आपको ना अपनी यूनिवर्सिटी के ईमेल एड्रेस उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन मे बी दे चेक विद द यूनिवर्सिटी के ये आपका ही स्टूडेंट है, उसके बाद वो आपको फ्री वर्जन दे देंगे। ठीक है, तो मैटलैब जो है वो भी लाइसेंस्ड है, लेकिन मैटलैब का स्टूडेंट वर्जन भी है। ठीक है, इट इज़ अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, येट देर इज ऑल्सो स्टूडेंट एडिशन जो कि फ्री में मिल जाता है बच्चों को। बट दे चेक यू कि आपका ईमेल एड्रेस है, आप प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं इन सम यूनिवर्सिटी, दे में चेक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑल्सो। वो कहेंगे क्या ये बच्चे ने हमसे ये रिक्वेस्ट की है फ्री वर्जन लेने की, क्या ये आपके पास है? कि फिर भी वो सारे फीचर्स नहीं देंगे, वो सिर्फ बेसिक फीचर्स देंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट एडिशन इज फ्री बट इट ओनली हैज़ द बेसिक फीचर्स। इसी तरह से फ्री वेयर है। ठीक है, अब लाइसेंस के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज ऑल्सो लाइसेंस्ड। ठीक है, ये आपको पता है कि ये आपको क्रैक वर्जन या पायरेटेड वर्जन आप यूज करते हैं बट इट इज अ लाइसेंस। इसी तरह से एक और आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कहलाता है लिनक्स। ठीक है, इसके मुख्तलिफ नाम से आता है, उबुंटू नाम से आता है ये। ठीक है, रेड रेड हैट नाम से आता है। ठीक है, फिडोरा नाम से आता है। ठीक है, तो ये लिनक्स जो है इट इज़ अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो दिस लिनक्स इज़ अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट लुक्स वेरी मच लाइक विंडोज। इसका भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री होता है और इसका मॉडल ये होता है, फॉर एग्जांपल ठीक है एहसन शाह जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गया, उसने एक कंप्यूटर का प्रोग्राम लिख के उसने कहा ये फ्री है सब लोग यूज़ करें, फ्री है, लेकिन मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता। गारंटी इसलिए नहीं लेता कि ये मैंने फ्री में आपको बना के दिया है, अगर आपका काम चल गया तो चल गया, नहीं चला तो आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मैंने इतना बना दिया है। तो इसका मतलब ये है कि वो इसका कोड जो है वो अवेलेबल होता है, इसका जो कोड है वो अवेलेबल होता है, बाकी यूजर देख के उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने इफ का फॉर्मूला बना दिया, उसने कहा यार वाइल का फॉर्मूला तुम बनाना चाहते हो एक्सेल के अंदर, तो ये कोड है तुम इसके अंदर वाइल का फॉर्मूला बना लो, उसके बाद इसको दोबारा अवेलेबल कर दो बाकी लोगों के लिए। अब बाकी लोगों को इफ का फॉर्मूला भी मिल जाएगा, वाइल का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। ठीक है, या मैंने इसके अंदर फॉर लूप नहीं बनाया है, तो किसी और बंदे ने फॉर लूप बना के उसने उसकी थर्ड वर्जन लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो अब जो है वो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता जाएगा, तो एक बंदे को सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विंडोज के लिए उसने 150 लोग हायर किए, वो पूरा सॉफ्टवेयर बना के देता है आपको और उसकी गारंटी भी लेता है कि अगर ये कोई मसला होगा तो हम इसको सही करेंगे। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है क्योंकि फ्री फंड में काम चल रहा है और इसका कोड अवेलेबल है, जब कोड अवेलेबल होता है तो कोड को चेंज भी किया जा सकता है। यहाँ पे क्या होगा, कोड इज नॉट अवेलेबल क्योंकि लाइसेंस वर्जन है, दैट मीन्स दैट द कोड इज नॉट अवेलेबल। और इसकी एक क्लियर आप जो है विंडोज के अंदर जाके देख लें, आप डायलॉग बॉक्सों में खूब खेलें, उसको ये कर दें पैरामीटर को वो कर दें, लेकिन कभी भी आप उसका ना कोड सोर्स कोड नहीं देख सकते आसानी से, जबकि लिनक्स के अंदर जो सोर्स कोड है वो आपको आसानी से नजर आ सकता है।
आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने मतलब के मुताबिक, लेकिन इसका नुकसान क्या है, इट डजेंट टेक एनी गारंटीज। ठीक है, इट डजेंट टेक एनी गारंटीज, इसकी गारंटी होती है, नो गारंटीज। ठीक है, क्योंकि फ्री है। लेकिन इन सॉफ्टवेयर्स की गारंटी होती है कि ये हमने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं, आप इतने पैसे दे रहे हैं तो हम आपको एक ऐसी चीज़ देंगे जो कि चलती भी है। ठीक है, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है, अगर चल गई तो चल गई, नहीं चली तो यू आर मोस्ट वेलकम, कोड इज़ अवेलेबल। ठीक है, आप अपने तरीके से उस कोड को मॉडिफाई करें, अपने तरीके से चला लें। तो देर आर 3 कमर्शियल मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक कहलाता है लाइसेंस मॉडल, ठीक है, एक कहलाता है फ्रीवेयर मॉडल, और एक कहलाता है शेयरवेयर मॉडल। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कर दूंगा। क्लास लीडर, प्लीज सेंड मी द अटेंडेंस ऑफ द टुडेज लेक्चर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, बाकी तमाम रिकॉर्डिंग्स और अटेंडेंस मैंने एलएमएस पे अपडेट कर दी है। और आईटीसी थ्योरी का एक असाइनमेंट जो है वो ड्यू हो चुका होगा या आजकल में ड्यू होने वाला होगा, तो प्लीज़ उसको भी टाइमली सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, चले, अच्छा, अल्लाह सर हाफ़िज़। एक चीज पूछनी है। जी। सर ये दो सॉफ्टवेयर आए, एक DVC++ और नेशनल इंस्ट्रूमेंट, सर यही तो इंस्टॉल करने थे। ये जो सॉफ्टवेयर हैं किसने भेजे हैं आपको? सर जो ग्रुप पर आए थे ना। जो ग्रुप पे आए थे, मैंने आपको ये कहा है यार, मैटलैब और लैब व्यू। तो सर मैंने लैब व्यू पर ही क्लिक करा था, उसके बाजू में कहते हैं नेशनल इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, वो लोगो आ रहा है। और एक एक के ऊपर मैटलैब लिखा हुआ था, उसके ऊपर क्या कहते हैं, वो तो खुल ही नहीं रहा। ये जो लैब व्यू है ये नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स वालों का हो सकता है। ठीक है, लेकिन यही नाम तो यही है ना, लैब व्यू है। नहीं सर, उस पर नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। आप जो है मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजना, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, ये दो मैंने आपसे कहा है, लैब व्यू और मैटलैब। ठीक है, अगर इसमें कोई बच्चों को अच्छा। मसला आ रहा है तो मुझे बताएं। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसका वो बैक एंड पे हो सकता है, ये कंपनी है नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनका सॉफ्टवेयर हो सकता है। जैसे मैटलैब जो है ये मैथ वर्क्स वालों का है। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर का नाम लैब व्यू होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम इसी तरह से इस सॉफ्टवेयर का नाम होना चाहिए मैटलैब। ठीक है, तो और सर सही है। लेकिन ये जो सर है, उस पे जो फाइल जो उन्होंने, यानी जो फाइल उन्होंने ड्राइवर में दी थी, उसमें भी DVC++ लिखा हुआ था। ये नहीं पता मुझे कि डीवीसी प्लस प्लस क्या है, लेकिन जो आपका सर मैं इंस्टॉल स्क्रीनशॉट भेज प्रोग्राम, दूंगा आपको। जो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है, आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ओके सर। ठीक है, और और सर एक चीज पूछनी थी सर, एक्सेल में प्लस माइनस कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस जो है मैंने आपको लिख के बताया तो था, जो प्लस का की। नहीं सर, दोनों नहीं सर, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है ना, तो उसमें प्लस माइनस दोनों एक साथ लिखने, प्लस दो माइनस, वैल्यू ट्रू। प्लस माइनस एक साथ नहीं लिख सकते आप। जो है प्लस के लिए अलग फॉर्मूला जनरेट करें और माइनस के लिए अलग करें। ठीक सर है, सर और वो जो आपने टास्क 1 दिया लैब में, तो उसमें जोन सी भी वैल्यू प्लस प्लस हो वो फिर लिख दें, फार्मूला अलग अलग जनरेट करके। देखो उसके अंदर बेसिकली जो है प्लस करके देखो और माइनस करके देखो। उसके बाद मुझे बताओ टी की क्या वैल्यू आती है, प्लस से क्या आती है और माइनस से क्या आती है। ठीक है, ये मुझे सही ग्रुप है। पे भेजो। ठीक है, सही है प्लस सर। प्लस से निकाल के भेजना और माइनस से। उसके बाद देखना टी की जो वैल्यू है वो लॉजिकल कौन सी है उसमें से। सही है। चलो, अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।